हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। ये क्या है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो इस बार G7 शिखर सम्मेलन जो हमारा हुआ है ये ब्रिटेन में हुआ है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को इस वर्ष जून में ब्रिटेन में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है। इसमें और तथ्य मैं बता दूं, इसमें भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में इस शिखर सम्मेलन में कार्रवाई में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। ब्रिटेन द्वारा G7 शिखर सम्मेलन का जो उपयोग है, जो आयोग है, इस बार हम क्या बात हुई है, कोरोना वायरस के पश्चात हुए जोखिमों को कम करते हुए एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए किया गया था। इससे पूर्व 2019 में भी भारत को बुलाया गया था फ्रांस के निमंत्रण पर रिज में G7 शिखर सम्मेलन भाग लिया गया था। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग अगले टर्म की बात करते हैं कि G7 का जो बात है, G7 में देश कौन कौन से हैं। G7 में जर्मनी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान, ये आपके 7 देश हैं। और इसमें रसिया 2014 तक था। रसिया G7 में खुद से ये अलग हो गया। ठीक है, तो पहले ये G8 था, पहले क्या था, ये G8 था, लेकिन रसिया के हटते ये G7 हो गया। ठीक, और इसके बाद G20 है। G20 मतलब ये आपके यहाँ पर देखो आप कि 12 लोग हैं, ये 13 और ये 7, तो ये पूरा जो पूरा मिला करके G20 का है। G20 में देखिए ये सातों कंट्री, रसिया, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका G20 में सम्मेलन है। ठीक, तो अभी इसके बारे में बात किया जा रहा है कि अभी G7 में और देशों की ऐड करने की बात हो रही है। ठीक, देखो ग्रुप ऑफ 7 के बारे में जैसा मैंने बताया कि G7 में कौन कौन से हमारे देश हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे औद्योगिक और लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है। वर्ष 1998 से लेकर 2014 तक रूस इस समूह में शामिल रहने तक इस समूह को G8 के रूप में जाना जाता था। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया के अवैध रूप से अधिग्रहण करने के कारण रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया। रूस ने 2014 में क्रीमिया, एक जो कंट्री है, इसको अवैध रूप से उसने क्या किया, अधिग्रहण कर लिया, इसलिए इसको निष्कासित कर दिया गया था। यदि भी इस समूह की सदस्यता के लिए कोई औपचारिक मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, तथापि इसमें शामिल सभी सदस्य विकसित लोकतंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें भारत के भी ज्वाइन होने की बात हो रही है। देखिए जल्दी हमारा भारत इसमें ज्वाइन हो सकता है। अब देखिए G7 राष्ट्रों की बैठक को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा चक्रीय आधार पर की जाती है। बैठक में वैश्विक आर्थिक शासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वर्तमान में G7 सदस्य राष्ट्रों का समग्र सकल घरेलू उत्पाद GDP के विश्व के 30% से अधिक है, जो कि 3 दशक पूर्व 70% की तुलना में कम है। ठीक है, भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है। अभी मैं आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वर्ष 1988 से लेकर 2014 तक रूस के बारे में जैसे मैंने बताया था कि पहले G8 था, उसको निष्कासित कर दिया गया था। अब देखिए भारत के लिए G7 का इम्पोर्टेंस क्या है। भारत के लिए G7 का जो इम्पोर्टेंस है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुद्दों को उठाने में साथ भारत के लिए इसलिए है कि भारत अगर वहाँ जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुद्दों को अपना बात वहाँ रखेगा। G7 के साथ संबंध तथा प्रस्तावित भारतीय समावेशन से विशेषकर परमाणु क्लब तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के संदर्भ में भारतीय सुरक्षा तथा विदेश नीति में अंतर्निहित हितों को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। साथ ही वर्तमान में UN सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य भी है भारत, हमारा देश, चीन विरोधी गठबंधन के रूप में। ठीक है, भारत को G7 में शामिल होने से फ़ायदा ये होगा कि G7 सम्मेलन में आपका जो जो कंट्री है, सातों कंट्री है, उसमें चीन शामिल नहीं है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया के समावेशन के साथ G7 के विस्तार का प्रस्ताव अंततः चीन विरोधी गठबंधन को आकार प्रदान करेगा। इसमें चीन नहीं, इसलिए चीन को ये बुरा लगेगा। साथ ही यह चीन की हठधर्मी कूटनीति को रोकने में भी सहयोग करेगा। ऐसे में G7 के नए संस्करण की GDP हिस्सेदारी वैश्विक
जीडीपी से 50% अधिक होगी। अगर भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपका दक्षिण कोरिया शामिल हो जाता है तो जो पहले 30% था अब आपका 50% हो जाएगा इसके शामिल होने से। तथा यह नया संस्करण चीन विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक के समझ ये चीन के सामने क्या होगा, चुनौती उत्पन्न होगा। अब देखिए इसके प्रोसेस कॉन्स में, हिंद प्रशांत में सुरक्षा सहयोग, हिंद प्रशांत तथा क्वाड सदस्य में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी हित भविष्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बेहतर बनाने में करेगा। ठीक है, हमेशा चाइना इसको लेकर विवाद बना रहता है। ज्ञातव्य है अमेरिका और जापान पहले से G7 के सदस्य हैं तथा अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया को, ठीक, अमेरिका जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें सदस्य बनाकर पक्षधर है। अर्थव्यवस्था तथा व्यापार की बात की जाए कि इसमें बेनिफिट होगा, G7 के सभी देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध बहुत बढ़िया हैं। कोविड-19 महामारी के पश्चात अपनी आर्थिक समृद्धि को पुनर्जीवित करने तथा इन देशों के साथ अपने संबंधों को अधिक गति प्रदान करने के लिए भारत इसका एक उपयोगी मंच के रूप में प्रयोग कर सकता है। लोकतंत्रों का मंच क्या है, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के समावेशन के साथ विस्तारित G7 मुक्त तथा अधिनियम विश्व व्यवस्था के लोकतंत्रों डेमोक्रेसी 10 के एक विस्तृत मंच के रूप में कार्य करेगा। अभी बात किया G7 का, जैसे ही आपके 3 सदस्य और जुड़ जाएंगे जैसे भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये डेमोक्रेसी 10 बन जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी एक अच्छा काम करेगा भारत के बिजनेस के लिए भी और हर तरीके के लिए भी। अब देखिए अब भारत के सामने चुनौती क्या है वो देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 G20 तथा इसके उद्भव को G7 के वैकल्पिक मंच के रूप में देखा सकता है। साथ ही इसकी G7 के महत्व तथा प्रभाव को सीमित करने की दिशा में प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, G20 की वजह से G7 में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। भारत को इस फोरम में सम्मिलित होने से पूर्व तथा तथ्य पर अवश्य ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि G20 के साथ G7 की प्रासंगिकता एवं वाद विवाद का विषय है। इसका यह है कि उनके कार्यक्षेत्रों में समाविरूपता की स्थिति मौजूद है और भारत पहले से G20 का सदस्य है। अमेरिकी प्रभुत्व, आंतरिक रूप से G7 में विभिन्न मुद्दों पर असहमति व्याप्त है। हाल ही में आयतों पर करों के संदर्भ में अमेरिका एवं अन्य सदस्यों के मध्य मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके परिणामस्वरूप विगत वर्ष कनाडा में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से पृथक हो गया था। इसमें क्या है, G7 में इसमें अमेरिका हमेशा हावी रहता है, अपनी बात को मनवाता है। अगर बात नहीं मानी जाती तो देखिए अमेरिका को, आप देखिए पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हो गया क्योंकि अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। अमेरिका अपने फ़ायदे के साथ जुड़ा हुआ है। गैर समावेशी, G7 के संदर्भ में मान्यता है कि यह पूर्णतः अप्रासंगिक और गैर समावेशी संगठन है। ठीक है, क्योंकि G20 इससे हमेशा अलग रहता है क्योंकि इसमें से किसी भी अफ्रीकी, रूसी या मध्य पूर्वी राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है। रूस का पुनर्समावेशन, अब बात हो रहा है कि रूस को दोबारा G7 में अन्य सदस्यों के कड़े विरोध का सामना कर सकता है। G7 को इसमें लाने की बात हो रही है जिससे और सदस्यों को सामना कर सकता है क्योंकि रूस जो है चीन के सहयोगी के रूप में दिखा जाता है। ठीक है, लाने में उसको काफ़ी हानि भी होगी लेकिन रूस को लाया जा सकता है, इस भी बातें चल रही है। ठीक है, अब आगे की राह हमारे भारत के लिए। G7 का प्रस्तावित विस्तार इसकी वर्तमान संरचना की तुलना में इसे और अधिक प्रतिनिधित्व वाले संस्था के रूप प्रवर्तित करने में सहायता कर सकता है जो इसे वैश्विक स्तर पर अन्य मंचों में समान स्थापित करेगा। वहीं भारत को रूस तथा G20 के साथ अपने मौजूदा संबंधों को क्षति पहुंचाए बिना G7 के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की दिशा में अधिक जागरूक व्यवहार मूलक होने की आवश्यकता है क्योंकि G7 में रसिया नहीं, अगर भारत G7 में शामिल होता है तो भारत को रसिया के साथ अपने संबंध को मैनेज करना पड़ेगा और G7 के लोगों के साथ मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।